वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहां हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक खत्म हुआ था कंडक्शन पर आकर बात रुकी थी। आज हम अपने मेथड को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन के मेथड को। जैसे देखिए, ये कहा जाता है कि सारा खेल है इस चैप्टर के अंदर चार्ज को समझने का, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किसी चार्ज के मूव होने से, क्योंकि जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा, और जब तक करंट नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी बन नहीं सकती। तो अब हम ऐसे ही बात करेंगे कैसे किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाया जाता है और उस चार्ज को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस करे थे कि देखो, फ्रिक्शन के अंदर क्या हो रहा था, हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे थे, तो हम एक दूसरे पर न्यूट्रल से चार्ज हम लोग लेकर आ रहे थे। कंडक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट और किसी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ला रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर कंडक्शन में क्या था, हमने कांटेक्ट में रखा था दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से। आज इंडक्शन के मेथड में क्या रहेगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट चार्ज को होगा, उसको हम लोग किसी एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लेकर आएंगे। कोई हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, किसी भी कनेक्टिंग वायर से उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। सिंपल हम एक चार्ज्ड बॉडी को उसके करीब रखेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के थर्ड पॉइंट से, जो है हमारा इंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर हमारा जो तीसरा मेथड है वो आज हमारा बनता है इंडक्शन। अभी इंडक्शन वो नहीं है जो आपके घर में रखा हुआ इंडक्शन चाय बनाने के लिए, ये थोड़ा है उसी से रिलेटेड, बट कैसे फिनोमिना वर्क करता है इंडक्शन का वो हम देखते हैं। अब देखिए, इंडक्शन का प्रॉपर तरीका क्या रहेगा, इसके लिए ये कहा जाता है कि आपके पास में एक चार्ज्ड बॉडी होगी, और इस चार्ज्ड बॉडी पर मैंने बोला कि अगर चार्ज्ड बॉडी है तो कोई चार्ज होगा ही। अब इसके ऊपर मैंने चार्ज रखा है पॉजिटिव, और इसके पास में मैं एक न्यूट्रल बॉडी को लेकर आया जिसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अगर मैंने इस बॉडी को न्यूट्रल बोला है तो ना तो ये मेरी पॉजिटिव चार्ज है, ना ही मेरी नेगेटिव चार्ज है। अब मैं बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इस बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं, क्योंकि एक तो मेरे पास में चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ही, जो कि पहले से उसके पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का। अब होगा ये कि इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखकर इसके पास रखेंगे। जैसे ही चार्ज्ड बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लाया जाएगा, तो इस बॉडी के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे ही चार्ज्ड बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाती है तो ये क्या होता है, यहां पर जितने नेगेटिव चार्ज्ड है वो सारे के सारे इस सरफेस की तरफ आ जाएंगे, वो सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और पीछे का सरफेस हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाएगा। मींस इस पॉजिटिव चार्ज ने सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है नेगेटिव चार्जेस का पॉजिटिव की तरफ, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर जो चार्जेस के पास में जितने थे, जितने यहां पर चार्जेस थे, उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है कि सारे नेगेटिव इधर आ गए और सारे पॉजिटिव पीछे की तरफ चले गए, तो हम इसको बोल देते हैं कि यहां पर चार्ज कैसे हो गए, पोलराइज्ड हो गए। उन्होंने अपने अपने अलग अलग पोल बना लिए, नेगेटिव का पोल उधर बन गया, पॉजिटिव का पोल इधर बन गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाने की कोशिश करेंगे, तो हम इस ऑब्जेक्ट को एक इंटरमीडिएट स्टेप में अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ये हम इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग से क्या होता है कि कंडीशन के अनुसार या तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को दिए जाते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स हमारी अर्थ के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। कंडीशन ये है कि जरूरत पड़ने पर या तो अर्थ आपको इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या जरूरत पड़ने पर आपसे इलेक्ट्रॉन वो ले भी सकती है।
अब देखिए पॉजिटिव की पावर ज्यादा होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इस सब को पहले तो न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने के बाद में सारे के सारे इस पूरे स्पेयर को कैसा चार्ज कर देंगे, वो नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, क्योंकि फ्लो कंटिन्यू बना रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जितना भी हमने अर्थिंग करी थी उस अर्थिंग वाले पॉइंट को हटा देते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है फाइनली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ कहानी क्या हो रही है इंडक्शन की, कि हम लोग लेकर आए हैं पॉजिटिव बॉडी और सामने वाली बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ। ये इंडक्शन कहता है कि जब भी आप किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को बाय इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। वहीं आपने कंडक्शन में देखा था, कंडक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी कैसा चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज। तो इंडक्शन में तो सेम नेचर का चार्ज आ जाता है, और जब हम लोग कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज आ जाता है, जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो बॉडी पर जो चार्ज बनता है वो हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज बनता है। अपोजिट नेचर के चार्ज को देने के लिए रेस्पॉन्सिबल हमने अर्थ बताई थी। अब देखो ये जो इंडक्शन का तरीका है ये हमारा कंडक्टर के लिए भी लागू होता है और हमारा नॉन कंडक्टर के लिए भी लागू होता है, लेकिन नॉन कंडक्टर की थ्योरी ज़्यादा हम लोग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस पर ज़्यादा नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते कि जब हम किसी एक नॉन कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, मान लो अभी तो मेरे पास में कंडक्टर था, कंडक्टर में क्या हो जाता है कि अच्छा फ्लो बन जाता है चार्ज का अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि पता ही है कंडक्टर्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इजीली वो मूव होकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, एक नॉन कंडक्टर ले लिया, मान लो कोई एक इंसुलेटर ले लिया। इंसुलेटर के अंदर हमें पता है कि किसी अभी मैं मान लेता हूँ उस एक इंसुलेटर का ये एक एटम है, सेंट्रल पार्ट वो न्यूक्लियस होगा, बाकी के इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब मैंने इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी रख दी। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी को हम इंड्यूसर बोलते हैं, और जैसे इसके आने से इस बॉडी पर चार्ज आया, इस चार्ज आने को हम लोग बोल देते हैं ये इंड्यूस्ड चार्ज है। इस पर चार्ज जो लाया गया है वो इंड्यूस्ड चार्ज है। किसकी वजह से आया, इस इंड्यूसर की वजह से। अच्छा, और क्या इसके बारे में बातें होंगी कि मान लो इंड्यूसर पर जो चार्ज होगा, इस बॉडी पर इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसर के चार्ज से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा, कम रहेगा, बराबर हो सकता है, लेकिन इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। कि मानो इसके ऊपर अगर 20 कूलम चार्ज है तो अगर इसके ऊपर जो चार्ज हम लोग इंड्यूस्ड करा रहे हैं वो या तो इक्वल हो सकता है या फिर इससे इक्वल हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, लेस देन 20 कूलम। लेकिन कभी भी इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसर से ग्रेटर नहीं होता इस मेथड के अंदर। अब इसलिए हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंडक्शन का जो तरीका है क्या हमारा सिर्फ कंडक्टर के लिए लागू होता है या फिर इंसुलेटर के लिए भी लागू होता है। अब देखो इसके लिए क्या होता है कि ये थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती है, ना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस पर बनते नॉन कंडक्टिंग के केस में, कि जैसे ही मैं इस इंड्यूसर को इसके पास में लेकर आता हूँ तो वही सेम कंडीशन क्या होगी कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, बिगड़ने लगेगी। मींस न्यूक्लियस तो भागेगा इस तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होने लगेंगे इस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और रिपल्सन के कारण ये जो पॉजिटिव है वो दूसरी तरफ भाग रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है, कुछ ऐसा फील होता है जैसे एक डाइपोल बन जाता है, एक पॉइंट हमारा बन जाता है
एक पॉइंट हमारा बन जाता है नेगेटिव और दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है पॉजिटिव। तो यहां पर एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कहानी है ना नॉन कंडक्टर के केस की, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलती, क्योंकि ये जो होता है बहुत लिटिल एटम्स के लिए रहता है, उनके बीच का जो स्पेस है वो भी बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। तो ये हमारा तरीका था इंडक्शन का, कि कैसे हम लोग एक इंडक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बातें क्या याद रखनी है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, कि इंडक्शन के द्वारा अगर हमारे पास में बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो आएगा वो अपोजिट नेचर का होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये इंड्यूसर नेगेटिव नेचर का होता तो इस पर चार्ज हमारा पॉजिटिव नेचर का बनता। अब इसी के साथ मेरे को एक बात याद आई कंडक्टर को ही लेकर, जो हमने कंडक्शन पढ़ा था, कि मेरे पास में एक आइसोलेटर कंडक्टर है और जिसकी कोई एक शेप फिक्स नहीं है, और इस पूरे के पूरे सरफेस पर क्या है, चार्ज है। अब क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि सबसे ज्यादा लार्ज चार्ज की वैल्यू, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इस शेप पर हमें कहां देखने को मिलेगा। ये मेरे पास में एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। एक कंडक्टर है, मैंने उस सरफेस को, मैंने उसको चार्ज दिया, सारा चार्ज कंडक्टर की वजह से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार इसकी शेप फिक्स नहीं है, अगर कोई स्पेयर हो तो सब पर हमारा कॉमन सेम चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में एक ऐसी शेप का जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं है तो मुझे सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ मिलेगा। तो हम इसके लिए ये कहते हैं कि जो चार्ज होगा वो हमें वहाँ ज़्यादा मिलेगा जब हम किसी एक पॉइंट को हम कंपेयर करें जहाँ हमारा जो रेडियस होगा उस जगह का जब हमें छोटा मिलेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये मान लो कि ये रेडियस ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में रेडियस कितना है, कम है। तो यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है ना, रेडियस जहाँ पर हमारा कम बन रहा है वहाँ पर हमारा चार्ज का अमाउंट ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। तो ये तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई मेथड्स को लेकर। अब मैं बात करता हूँ कि चार्ज को लेकर कुछ और कॉमन डिस्कस ये कर लेते हैं। अब आपके सिलेबस के हिसाब से कॉमन बातें कि देखो चार्ज है, अब चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Q, स्मॉल में कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा। अब क्योंकि ये आ तो गया ही है, और ये आ कैसे रहा है, जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। क्योंकि हमारी औकात तो थी नहीं प्रोटॉन्स को निकालने की या डालने की, क्योंकि उनके लिए तो हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती थी, और हमारे लिए इजी क्या था, इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस करना। तो हमने इलेक्ट्रॉन के इम्बैलेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्रोटॉन को कंपेयर करूं इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। अब दूसरी बात और क्या होगी कि जब आपका चार्ज आ गया है तो आप उसको मेजर भी तो करना चाहते हो, उसकी क्वांटिटी भी तो जानना चाहते हो, और जब आप क्वांटिटी जानने की कोशिश करोगे तो फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट की। कैसे यूनिट की जरूरत पड़ेगी कि आप मार्केट गए और आपने मार्केट में जाकर बोल दिया कि भाई साहब चीनी दे दो, तो वो पूछेगा कितनी चाहिए, तो बोलेगा आप 1 लीटर दे दो। अब चीनी 1 लीटर कैसे आ सकती है, चीनी तो जिस हिसाब से आप ले रहे हो तो मास की वैल्यू हम लोग लगाएंगे। तो जो वैल्यू की बात हो रही है वो यूनिट ही तो है। अब ऐसे ही चार्ज को ये नहीं कि मार्केट में चार्ज लेने के लिए निकल गए, अब चार्ज 1 लीटर दे दो, चार्ज 1 kg दे दो, तो वो यूनिट थोड़ी चलेंगी। तो चार्ज की भी एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है। तो चार्ज की स्पेशल यूनिट बनाने से पहले हमने यूनिट को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। एक तो हो गया MKS सिस्टम
और दूसरा हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम। एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम हमारे दो सिस्टम हो गए। अगर एमके सिस्टम में चार्ज की यूनिट बोलना चाहते हो तो आपको कूलाम बोलनी पड़ेगी। कॉमन है, सब लोग जानते हैं, हर कोई पढ़ता है कि कूलाम यूनिट होती है चार्ज की, जिसको हम लोग कभी कभी बुक्स में सी के नाम से देखते हैं या फिर सी बी के नाम से देख लेते हैं। अगर मैं ई सीजीएस की बात करता हूं तो इसकी दो वैरायटी बनती है, एक बनती है ईएसयू और दूसरी बनती है ईएमयू। मींस कहना क्या चाहता हूं कि चार्ज अगर आ गया है, वो क्वांटिटी कितनी है इसके लिए हमें यूनिट का पता होना चाहिए, और यूनिट मेरी दो फॉर्म में बनेंगे, एक एमके सिस्टम में और एक सीजीएस में। हर कोई जानता है कि कूलाम उसकी एमके सिस्टम में यूनिट होती है चार्ज की। अब आज जो जानने वाली बात है वो हम सीजीएस को जानेंगे। अब देखो सीजीएस के अंदर ईएसयू और ईएमयू होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। अब ईएसयू और ईएमयू क्या है? सीजीएस के अंदर ईएसयू, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट में रहता है। मींस चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज इज इन रेस्ट। तो क्या चार्ज मोशन भी करेगा? हाँ, एक ऐसे सरफेस होंगे जहां पर चार्ज बैठा रहेगा और कुछ ऐसे सरफेसेस होंगे जिन पर चार्ज मूव होकर जाएगा। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बनती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर चार्ज मूव होने लग गया तो बनती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। अब ईएसयू के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है और इसको तब लगाते हैं जब चार्ज रेस्ट में माना जाता है। ये कभी भी यूनिट नहीं लगेगी अगर चार्ज आपका मोशन में होगा तब। अब मोशन के लिए हमारी वैल्यू दे ही रखी है, ईएमयू अगर है तो मोशन में उसको लगा सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए ईएमयू यूज होती है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है इसके अंदर क्या होता है? वैल्यू होती है स्टेट कूलाम। शॉर्ट में लिख देता हूं एसटी, स्टेट सीबी। ईएसयू के अंदर चार्ज की जो यूनिट बनती है वो बनती है स्टेट कूलाम, और एक स्टेट कूलाम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁹ कूलाम। मतलब ये कूलाम से छोटा दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा दिखाई दे रहा है? कूलाम की वैल्यू को अगर स्टेट कूलाम से कंपेयर किया जाए तो छोटी होती है, मतलब कूलाम की वैल्यू ज्यादा है और स्टेट कूलाम क्या है उससे छोटा। और अगर ईएमयू की बात करें तो ईएमयू की बात करूं मैं तो ईएमयू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलाम। एब्सोल्यूट कूलाम। अब एब्सोल्यूट कूलाम क्या होता है? एबी एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 CB। भाई ये तो बड़ा होता है, स्टेट कूलाम तो छोटी यूनिट थी, लेकिन ये एब्सोल्यूट कूलाम कैसी यूनिट है? कूलाम का 10 गुना ज्यादा। मतलब धीरे हमें एक ऐसी वैल्यू मिल चुकी है कि अब कूलाम से बड़ी होने वाली है। अब एब्सोल्यूट कूलाम जो हमारी कूलाम से 10 गुना ज्यादा बड़ी हो रही है, तो ये वैल्यू कब लगाई जाती है ईएमयू की? ये लगाई जाएगी जब हम चार्ज के मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट कब आता है चार्ज का? जब हमारा चार्ज मोशन करने लगता है। अब ये हमारे पास में 2 यूनिट हो गई। इसके अलावा भी अगर जरूरत ज्यादा पड़ती है और यूनिट बताने की तो क्या होता है कि एक एम्पियर आर यूनिट होती है। एम्पियर आर में जो वैल्यू बनती है वो बनती है 3600 CB, और एक वैल्यू और बनती है वो होती है फैराडे, जो हमारी बनती है 96500 CB, 96,500 कूलाम। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। सबसे ज्यादा वैल्यू चार्ज की होती है फैराडे में, उससे कम होती है हमारी
एम्पियर इंटू आर में, फिर होती है सीबी में, सॉरी फिर होती है एब्सोल्यूट कूलम में, फिर होती है सीबी में, और सबसे छोटी होती है हमारी स्टेट कूलम में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक ऑर्डर बताइए चार्ज को मेजर करने के लिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट यूनिट। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट फैराडे। अच्छा, ये जो दो है ना, ये बहुत जो यूज करी जाएंगी प्रैक्टिकल यूनिट कहने, इनको प्रैक्टिकल यूनिट के तौर पर यूज किया जाता है एक लार्ज स्केल पर चार्ज को डिस्क्राइब करने के लिए। बाकी का छोटा मोटा चार्ज है हमारा जो भी है वो हम लोग इनसे स्टेट कूलम कूलम से काम चला लेते हैं। अब इसके बाद में जो हमारी और नेक्स्ट थ्योरी बनती है, जैसे ये बन जाती है कि एक आपसे पूछ ले 1 मिली कूलम कितने के बराबर होगा, 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम होगा 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम होगा हमारा 10⁻⁹ कूलम। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी वैल्यू हो गई जो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज की विशेषता क्या रहेगी, कि चार्ज की खास बात क्या है। पहला पॉइंट ये कहता है जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी, जिन बच्चों को नया शब्द लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्लास 9th के अंदर फिजिक्स का मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर वहीं से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ क्वांटिटी स्केलर होती हैं और कुछ क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती हैं। अगर मैंने स्केलर क्वांटिटी किसी को बोला है तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसका आंसर डिपेंड करेगा ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू। इस क्वांटिटी का कोई भी लेना देना नहीं होगा डायरेक्शन के साथ में। मींस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है या किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती। लेकिन जो डिपेंड होगी वो वैल्यू डिपेंड होगी मैग्नीट्यूड पर। तो अगर मैग्नीट्यूड पर ही वैल्यू डिपेंड होती है तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक बात ये होती है कि चार्ज अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि चार्ज जो फ्लो होता है हमारा वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि चार्ज का जो फ्लो बनेगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ तो डायरेक्शन आ ही रही है, इसका मतलब चार्ज डायरेक्शन पर तो डिपेंड है, नहीं तो चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो हो सकता है। तो ये थ्योरी कैसे हमने रॉन्ग प्रूव करी कि मानते हैं कि चार्ज हमारा डायरेक्शन पर ऐसे तौर पर डिपेंड किया जा रहा है, लेकिन फिर ये बोला गया कि चलो ये डायरेक्शन पर डिपेंड होता है तो डायरेक्शन पर डिपेंड होने वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का अलजेब्रिक सम नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सीधा अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। अब अलजेब्रिकली क्या होता है कि हमने ऐसे ही वैल्यू उठाई, प्लस करी, माइनस करी और आंसर आ गया, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर वेक्टर है तो उसका अलजेब्रिक सम नहीं होगा। और लेकिन चार्ज का जो होता है, मैं इसी के अंदर मैं लिखूं कि स्केलर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग इसको अलजेब्रिक सम इसका हम कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे मेरा ये एक जंक्शन है, इस पर इस डायरेक्शन से चार्ज आया 2 कूलम, यहां से चार्ज आया 3 कूलम, इधर चार्ज गया 4 कूलम। अब मैं पूछूं कि भाई इधर से चार्ज आया मान लो 4 कूलम और इधर निकल कर जा रहा है चार्ज, तो कितना चार्ज टोटल निकल कर जा रहा है इस जंक्शन की तरफ, तो 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 3 कूलम इक्वल टू 9 कूलम। तो ये हमने बिना डायरेक्शन को ध्यान में रखे हुए कि किधर से कैसे आ रहा है, सीधा ही हमने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर दिया
और हमने आंसर बता दिया 9 कूलम। इसी कंडीशन की वजह से डायरेक्शन तो रहती है, पर वो डायरेक्शन का क्या है कि अलजेब्रिक सम जब हम कर रहे हैं तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वेक्टर होता तो इस तरीके से हम लोग टोटल नहीं कर सकते थे, फिर हम डायरेक्शन को ध्यान में रखकर इसके कंपोनेंट में इसको ब्रेक करते साइन थीटा कॉस थीटा में, तब हम इसका एक वैल्यू निकालते। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है 4 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम। अब मैं पूछूं आपसे इसके पास में नेट चार्ज कितना है, तो आपने क्या करा, 4 कूलम -2 कूलम -3 कूलम एल्जेब्रिकली ऐड किया, 4 कूलम -3 4 कूलम -5 कूलम, आपने आंसर दे दिया -1 कूलम। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो कि चार्ज की एक पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हो कि चार्ज की स्केलर क्वांटिटी ये रहेगी कि वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होगी, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगी, और हम लोग चार्ज को एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। दूसरी बात चार्ज की क्या है, सेकंड पॉइंट चार्ज का, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है भाई, वर्ड नया लग रहा है क्या? लगेगा, अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ नया लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस करते ही नहीं, क्योंकि इन टॉपिक से लोग बचते हैं। क्योंकि बचते इसलिए, नहीं तो क्या होगा, टीचर को झाग देने पड़ेंगे टॉपिक को पूरा समझाने के लिए। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज हमारा जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, मीन्स वो डिपेंड नहीं करता रेफरेंस फ्रेम पर विद टाइम। कि मान के चलो हमारा चार्ज पहले यहां बैठा है, कुछ देर बाद वो चार्ज यहां आ गया और कुछ समय बाद चार्ज यहां पहुंच गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ 1 कूलम था, यहाँ 2 कूलम हो गया, यहाँ 3 कूलम हो गया। तो ये जो यहां से यहां तक की जो बात है वो यही तो है कि यहाँ चार्ज ने मोशन किया है, और हम ये कह रहे हैं कि जब वो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो एक चीज थी, जो टाइम था वो बदल रहा था, बिल्कुल बदल रहा है टाइम, हमारा टाइम यहां से वहां जाने पर बदल रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ 1 कूलम चार्ज है, यहाँ 2 कूलम हो गया, अब 3 कूलम हो गया। मींस अगर यहाँ 1 कूलम है तो यहाँ पर भी 1 कूलम होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, 1 कूलम। तो सिंपल सी बात हम क्या उठाकर लेके चलते हैं कि चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। मींस जो चार्ज हमारी वैल्यू रेस्ट में रखता है वही वैल्यू हमारी किस में रखेगा, मोशन के अंदर। तो चार्ज किसी वेलोसिटी पर डिपेंड होने वाली क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास में एक स्पेयर है, उसके पास में ये चार्ज है, मैंने उसको मूव कराया तो चार्ज चेंज हो गया, स्पीड से कोई लेना देना नहीं रहेगा चार्ज का, क्योंकि चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है जो कि रेफरेंस फ्रेम के चेंज होने पर चेंज नहीं होती। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका है अब हमारा, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या रहेगा कि चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको ना तो हम बना सकते अपनी मर्जी से और ना ही हम उसको बिगाड़ सकते। मींस चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डेस्ट्रॉय। मींस इस नेचर के अंदर जितना चार्ज हमें दिया गया है हम उसी चार्ज को लेकर बस एक्सचेंज कर रहे हैं। कभी हमने ऑब्जेक्ट का चार्ज 0 कर दिया, कभी 10 कर दिया, कभी 20 कर दिया, लेकिन हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि अपनी तरफ से कोई नया चार्ज बना दे या फिर किसी चार्ज को हम लोग खत्म कर दें। बस हम क्या करते हैं, उसको एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में चेंज करते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डेस्ट्रॉय। ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डेस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे अब इसको मैं आपको कैसे समझाता हूं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, कंजर्व्ड की। इसके अंदर मैंने आपको चार्ज फिक्स कर दिया,
जब भी मैं एक वर्ड यूज करता हूं आइसोलेटेड, इसका मतलब ये होता है कि यहां के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे और बाहर के लोग अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड कह देते हैं। अब लोगों का मतलब नहीं है, मींस यहां की जो वैल्यू है उसको बाहर की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बाहर की वैल्यू को अंदर की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। अब आपका यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर जो कुछ है वो लिमिटेड है, बाहर का कुछ अंदर आ नहीं रहा है और अंदर का बाहर जा नहीं रहा है। वो कैसे अभी मैं समझाऊंगा इस ग्राफ की मदद से। अब मेरे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका मैंने क्या कर दिया, चार्ज फिक्स कर दिया कि इसके पास में चार्ज मान लेते हैं 100 कूलाम है, ठीक है। अब इसके पास में चार्ज 100 कूलाम है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो चार्ज है, मान लो पहले यहाँ 50 कूलाम था, यहाँ 30 कूलाम हो गया। अब यहाँ पर जो चार्ज बन गया मेरा वो बन गया 20 कूलाम। यहाँ पर मैं जब देखता हूं तो मेरा जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 100 कूलाम। फिर मैंने कुछ किया, यहाँ पर मेरा बन गया 50 कूलाम, यहाँ पर मेरा बन गया 40 कूलाम और यहाँ पर मेरा बन गया 10 कूलाम। मीन्स अगर आप फिर से टोटल चार्ज निकालने के लिए जाओगे सिस्टम का, टोटल चार्ज मतलब सबको आप ऐड करोगे तो नेट चार्ज फिर भी कितना आएगा, 100 कूलाम। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मीन्स पॉजिटिव से चीजें नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, हो सकता है कि फिर वो न्यूट्रल। बस हम लोग चार्ज को एक्सचेंज कर सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम 100 से 100 कूलाम कर दें। तो एक कूलाम अगर कहीं से चार्ज बढ़ा है तो वो कौन लेकर आया, जब वो यहाँ था ही नहीं। तो इसीलिए चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। चलो ये तो था मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैंने इसको रख दिया आपके एक रूम में, मैंने रूम को आइसोलेटेड बना दिया। रूम को जैसे ही मैंने आइसोलेटेड बनाया तो अब आपके घर के अंदर और बाहर में क्या हुआ कि उस रूम के अंदर, घर से अंदर कोई चीजें नहीं आ रही है, रूम से बाहर जा रही, तो जितना रूम के अंदर चार्ज है उतना फिक्स हो गया। फिर मैंने क्या किया, जिस शहर में आप रह रहे हो उसको आइसोलेट कर दिया, फिर जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उसको आइसोलेट कर दिया, फिर जिस अर्थ पर आप रह रहे हो उसको आइसोलेट कर दिया, फिर जिस यूनिवर्स में आप रह रहे हो उसको आइसोलेट कर दिया। तो कंडीशन तो यही रहेगी ना कि जब यूनिवर्स पर आ गए तो इसका मतलब जितना है यूनिवर्स के अंदर वो चार्ज फिक्स है। अब कोई ना तो उसको बना रहा और ना ही उसको क्या कर रहा, डेस्ट्रॉय। इसलिए यही कहानी कही जाती है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। कौन, एटम्स। तो ये हमारी कंजर्व्ड की प्रॉपर्टी रही। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस होती है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो हमारी बनती है और जिस पर हमारे अब यहाँ से क्वेश्चंस बनना बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट होते हैं। वो हमारा टॉपिक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।